जी ठीक, मैं कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है बिकॉज़ आज चूँकि मैं घर से क्लास ले रहा हूँ तो सिस्टम चेंज हुआ है, तो लेट मी क्रिएट सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल। और इसमें कल हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था, इनफैक्ट पढ़ लिया था, अरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर। हमने स्प्रेड ऑपरेटर की बात नहीं की अभी तक, ठीक है? यस तो सर। आज हम स्प्रेड ऑपरेटर को टच करते हैं और इनफैक्ट टच क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा रिएक्ट की तरफ आएंगे। सो राइट सर। लेट्स सर सपोज ज़ूम इन कर दीजिएगा। राइट, लेट्स सपोज, इज इट ओके नाउ? यस सर। लेट्स सपोज वी आर हैविंग एन अरे, और उन अरे को मैं यूं कह लूं कि ये अरे ऑफ नंबर्स है, और इसमें पड़े मैं लेट्स सपोज कुछ 7-8 नंबर्स लाइक दिस। अब कल हमने ये बात पढ़ ली है, इसको दोबारा आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको यस। लेट्स सपोज दिस, अगर हम EL1 कह लें और फिर EL2 कह लें, और फिर रिमेनिंग पे हम डॉट 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 आर या कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, और फिर हम नम्स दे दें, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब अनपैकिंग। हम एक डेटा स्ट्रक्चर को, एक कलेक्शन को अनपैक कर रहे हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के अपने वेरिएबल्स में सेव कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग है, जो नहीं चाहिए, उनको एज इट इज हम रेस्ट ऑपरेटर के जरिए उस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। एनीवेज, सो ये काम कल का था। आज हम, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज जब मैं स्प्रेड पढ़ाऊंगा तो रेफरेंस दूंगा इसका कि इसका और उसका क्या डिफरेंस है। अब नॉर्मली हम ये करते हैं, लेट, मैं इसे कहता हूँ जी n इक्वल्स टू नम्स। एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है उसकी बेस पे मुझे जवाब दीजिएगा आप, और अगर दूसरे आगे हैं जुबैर तो वो भी, लेट मी चेक, अभी तक नहीं आई गालिबन, चले। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब ये लो, आप लोगों को इससे पहले ये पता होना चाहिए कि अरे एक बिल्ट इन मतलब डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, और अरे इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यानी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, अरे इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने ये पहले पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। तो चूंकि ये अरे, मैंने कहा है कि अरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे अरे के भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे बिल्ट इन। मैं मिसाल देता हूँ कि ये मेरी एग्जिस्टिंग अरे है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। अगर मैं इसको कंसोल करूं और मैं नम्स को डिस्प्ले करा दूं, तो आई वुड बी हैविंग नोड ऐप डॉट जेएस। मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। अब अगर मैं ये चाहूं कि मैं डायनामिकली या प्रोग्रामेटिकली इस अरे में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूं, तो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। नम्स डॉट पुश करके, ये पुश का बिल्ट इन फंक्शन है जो अरे पे हम लगा सकते हैं या अरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो भी एलिमेंट हम यहाँ देंगे, लेट्स सपोज मैंने 12 दिया, तो ये जो पुश का मेथड है ये इस एलिमेंट को पकड़ेगा और अरे के लास्ट पे इंसर्ट कर देगा। यानी जब मैं nums डॉट पुश करने के बाद ये 12 दोबारा इसको कंसोल लॉग करूंगा, तो अब इस आउटपुट के अरे में ये 12 भी आ जाएगा। सो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली ऐड द न्यू एलिमेंट टू द अरे। लेट मी कंसोल इट आउट अगेन। तो आप देख सकते हैं 89 90 87 76 65 43 और 12 भी बीच में आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप जितने मर्जी एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाएं, तो जो भी एलिमेंट आप पुश के जरिए अरे में इंसर्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट विल कीप ऑन एडिंग इट into the या at the end of an array. So let's see now, मैं अगर इसे पुश करूंगा और दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास वो जो तीन एलिमेंट्स मैंने 12 34 543, ये तीन एलिमेंट्स मेरे अरे में डायनामिकली या प्रोग्रामेटिकली एंटर हुए हैं। हालांकि मेरी अरे की जो इनिशियल स्टेट थी वो ये थी। राइट। इसी तरह अगर आप चाहें तो अरे के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको आप पढ़ भी सकते हैं, और हम पढ़ेंगे जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है हम
अगर उनको पढ़ने बैठ जाए तो हम प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स ही पढ़ते रहेंगे, बाकी काम पीछे ही रह जाएगा। तो जिस तरह मैंने अभी पुश की जरूरत थी मुझे, तो मैंने पुश पढ़ा दिया। इसी तरह अगर लेट्स सपोज इफ यू वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैक्ट टू टॉक अबाउट आर टू स्टडी दी मेथड, ऑल द मेथड्स ऑफ अरे, तो ये सारे के सारे अरे के मेथड्स हैं। यहाँ उनकी की लिस्ट होगी नीचे पूरी, यू कैन गो थ्रू देम व्हेनेवर यू नीड। और हम इसको भी पढ़ेंगे। वो लिस्ट पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मिल रही, पर इधर ही देख लें। जैसे पुशिंग एंड पॉपिंग एन अरे, जैसे पुश अरे में एलिमेंट को इंसर्ट करता है, तो पॉप बेसिकली उसमें से पिक करता है, निकालता है वापस बाहर। तो जैसे पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, यानी अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसके बाद ये करूं नम्स डॉट पॉप करूं, तो अब इसके अंदर कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, अरे को देखेगा और अरे का लास्ट एलिमेंट, यानी अब इस वक्त लास्ट एलिमेंट 543 है, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा, मतलब लास्ट सिर्फ 43 है, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस लाइन पे कंट्रोल आएगा, तो 1243 के बाद ऐड हो जाएगा, देन 34 ऐड हो जाएगा, देन 543 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आके नम्स डॉट पॉप करूंगा तो ये सबसे आखिर वाला जो एलिमेंट होगा उसको पॉप करेगा। और अब जो रिमेनिंग अरे आएगी हमारी, दैट वुड बी लाइक दिस। वो 543 बीच में से गायब हो गया, क्योंकि पॉप का फंक्शन क्या था, अरे का लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव करता है। इसी तरह आप इन फंक्शंस को यहाँ से देख के, इनफैक्ट मैं जरूर डिस्कस करूंगा जब जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये कह रहा है जब पुश मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे एट द एंड, ये मैंने बता दिया पुश क्या करता है। फिर शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट अरे एलिमेंट एंड शिफ्ट्स ऑल अदर एलिमेंट्स टू द लोअर इंडेक्स, यानी अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट 89 को रिमूव करेगा और बाकी तमाम एलिमेंट्स को वन लोअर इंडेक्स पे पुश कर देगा। यानी ये 0th इंडेक्स था, अगर ये रिमूव हो जाएगा तो सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स एक एक इंडेक्स पीछे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इट्स वेरी सिंपल। इसी तरह अगर मैं कहूं कि अनशिफ्ट क्या करता है, एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द अरे एट द बिगिनिंग, यानी हमने अगर एंड पे एलिमेंट ऐड करना है, स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करना है, एंड से रिमूव करना है, स्टार्ट से रिमूव करना है, तो ये सारे फंक्शंस हमें अरे के हेल्प करते हैं, ठीक है। So we'll keep on discussing those methods. Anyways, coming back to the इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर हम एरे में हमारी मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू है हम रिमूव करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली मतलब किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स से आप कह रहे हैं जी 4th इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करें, तो उसके लिए भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, स्लाइस और स्प्लाइस। मैं वो अगेन बार बार ये कहा है ना कि अगर मैं सारे मेथड डिस्कस करना शुरू कर दूं तो अरे के तो मेथड बहुत ज्यादा हैं। राइट गॉट इट। एक स्लाइस फंक्शन है, ये स्लाइस फंक्शन क्या करता है, ये आपको आप इसे इंडेक्स और वैल्यू देंगे कि किस इंडेक्स से वैल्यू, यानी देखें स्लाइस मेथड रिटर्न सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन एन अरे एज अ न्यू अरे, और ये देखें इसके स्टार्ट पोजीशन डिफॉल्ट है 0, यानी ये सिर्फ एक भी दे सकते हैं कि कहां से स्टार्ट करो, और 4 भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं जी कि मुझे सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करो और एक एलिमेंट दो, राइट ठीक। और फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करो और मुझे 3 एलिमेंट्स दो, तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ये देगा। अगर एक कहोगे तो एक ही देगा, दो कहोगे तो दो देगा, जिस मर्जी इंडेक्स से। एक और इसका फंक्शन है स्प्लाइस, यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ गई है जिनकी मैं जिक्र कर रहा था। एवरी फिल, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स फॉर ईच, फ्रॉम, फाइंड इंडेक्स, इज अरे, जॉइन कीज वगैरह वगैरह। तो ये स्लाइस व्हिच आई एम बीइंग टॉक्ड। उसके बाद एक और है स्प्लाइस। सो स्प्लाइस इज अगेन मेथड एड्स एंड आर रिमूव्स अरे एलिमेंट्स। ये किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से ये इंडेक्स लेगा और फिर हाउ मेनी, फिर ऐड करना है या रिमूव करना है, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं इसकी तरफ वापस आ जाऊंगा, इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी चूंकि मैं जो पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूँ वो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि यही हमारा टॉपिक कनेक्टेड होगा। कल रेस्ट पढ़ा तो आज स्प्रेड पढ़ूंगा, तो उसके बाद दोबारा अरे मेथड्स पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन वैसे भी हमें ये इतने ज्यादा यूज करने पड़ेंगे कि हम बार बार अरे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जान नहीं छोड़ने वाली है भाई अरे जो है वो पूरी जावास्क्रिप्ट में। एनीवेज, तो आपको सिर्फ अभी तक के कॉन्सेप्ट के लिए जो मैं समझाने लगा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, उसमें सिर्फ आपको ये पुश का मैंने यूज करना था, तो इसलिए मैं सिर्फ पुश का मेथड बताना मकसूद समझा, बाकी को जिक्र नहीं किया। अब सपोज आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग नॉलेज से मुझे ये बताएंगे कि मैंने ये किया नम्स, ठीक, और अब मैं अगर कंसोल करता हूँ डॉट लॉग एन, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? नम्स में जो डेटा है वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली नम्स में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। तो ये मैं नम्स को असाइन कर रहा हूँ n में,
तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स यानी पूरी की पूरी अरे n में असाइन हो जाएगी और मुझे आउटपुट वही मिलेगा। इस सिचुएशन में मैं console.nums करूं तब भी वही रिजल्ट मिलेगा और console.n करूं तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। एग्जिट। ओके इस काम में कोई स्पेशल बात नहीं है अभी तक। ये देखें 89, 90, 87, 76, 65, 43। अगर मैं यहाँ इसी को nums भी कर दूं तो आई शुड एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट। करेक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको लॉजिक क्लियर होने वाली है और वो ऑब्वियसली इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ n डॉट पुश और मैं इसमें एलिमेंट रख देता हूँ 34। अब मुझे ये बताएं कि मैं nums करूंगा तो जरा गौर से देख के जवाब देना, तुक्का नहीं लगाना। मैंने कंसोल लॉग किया nums तो आउटपुट क्या आना चाहिए? नम्स सारी सर। नहीं सारी नहीं, नाम लेके बताए ना, सारी में तो अब चेंज हो चुका है। अच्छा सारी से क्या सर 34 पहले पे आएगा। नहीं एक जीरो एक बंदा इंडेक्स पे। जुबैर आप बताएं। सर 34 जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा और बाकी आगे। अच्छा 34 जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। जी ये सर बिलाल आप नहीं बताएं। सर। हाँ ठीक है। बिलाल 34 सर 34 लास्ट पे चला जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या मैं 34 को nums में पुश कर रहा हूँ? सर एन में पुश कर रहे हैं, एन को आपने नम्स में कलेक्ट कर लिया ना? सर मैं बताऊँ एक दोबारा जी, जी, 89 वाले एरे वापस शो हो जाएगी। बिलाल जरा गौर करें, मैं पुश कर रहा हूँ n में, तो n का क्या ताल्लुक है nums के साथ? आपकी बात बजा है कि nums को मैंने n में असाइन कर दिया है, ठीक है n में असाइन हो गई है, तो अब मैं n में नया एलिमेंट पुश कर रहा हूँ तो n शुड बी अ सेपरेट अरे, nums शुड बी अ सेपरेट अरे। तो n में पुश कर रहा हूँ तो nums में क्यों जानी चाहिए? नहीं समझे बात, थोड़ा सा सोच लें। ऐड नहीं होगा फिर। नहीं मतलब तुक्का ना लगाए ना, मतलब आप वैसे आपकी लॉजिक क्या कहती है, क्या करेंगे? एन डॉट सेम 89 से 43 तक। 89 से 43 तक जुबैर का वर्जन। आप बिलाल आपका वर्जन क्या कहता है? सर मेरा वर्जन ये है कि 34 ऐड होगा। 34 ऐड होगा। अच्छा चले, वर्जन आप ही का ठीक है, लेकिन मुझे उसकी रीजन बताएंगे जरा आप अगर आपको आइडिया है तो। जुबैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आई मीन अपने हिसाब से ठीक था, लेकिन यहाँ एक बीच में ट्रिक है, जिस ट्रिक को समझाने के लिए इतना बड़ा तरद्दुद किया है मैंने, और इसी की बेस पे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर आपको बहुत ये स्प्रेड ऑपरेटर बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब मुझे बिलाल आप ये बताएं, ठीक बताया आपने आंसर, कि मैंने पुश n में किया और वो पुश हो गया nums में y, और वाइस वर्सा भी ऐसे ही होगा। मैं पुश nums में करूंगा तो वो पुश n में भी हो जाएगा। यानी मैं लेट सपोज nums में पुश करूंगा कोई भी चीज, तो ये लेट सपोज उसको मैं 400 कह देता हूँ, और अब मैं चाहे nums को लॉक करूं या n को लॉक करूं, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। सर नम्स को हम कर रहे हैं, लेकिन नम्स से पहले हम एन के थ्रू हमने नम्स को एन को नम्स असाइन किया है, और फिर कंसोल डॉट लॉग करने से पहले हमने एन के थ्रू नम्स में पुश कर दिए, वो फिर नम्स में चला गया। मैं आपको गलत साबित करूं? यस सर। जस्ट मजाक कर रहा हूं। ओके गलत साबित करने से बता दिया कि कॉन्सेप्ट जरा ज्यादा क्लियर करूंगा आपको। राइट सर। कि हो क्यों रहा है ऐसा। मेरी बात सुने बेटा, कि जब आप लेट सपोज, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताता हूँ, जब आप मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं तो आपको पता है मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स। मेमोरी को ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, आपने सीएस में भी पढ़ा होगा, जहां भी जाते हैं कहीं के जी जो वेरिएबल स्टोर होते हैं वो बैकएंड पे मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, और अगर नहीं पता तो ये अभी जान लें, कि मेमोरी के दो एरियाज होते हैं, एक को हम कहते हैं हीप और एक को कहते हैं स्टैक, ठीक। अब जरा गौर कीजिएगा बिलाल, आपके मुताबिक मैंने जब नम्स वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, यस सर, तो इससे क्या हुआ, मेमोरी में जाके एक जगह ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। और ठीक इस है। नम्स में जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी यहाँ आ गई, सपोज करें, ओके ठीक। फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया n। अब n का मतलब यह है कि मेमोरी में एक नई जगह रिजर्व हुई। जब भी नया वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वेरिएबल में एक नई स्पेस क्रिएट होती है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो अभी बताने लगा। अब जब मैंने num को n में असाइन कर दिया,
इसका मतलब है वो सारी वैल्यूज नम में भी पड़ी हुई है और वही सारी वैल्यू चूंकि असाइन मैंने नम ही को किया तो वो n में भी आ गई। राइट सर। अब आपकी बात मैं जो आपको कह रहा था कि मैं गलत साबित कैसे करूंगा कि अगर मैं n डॉट पुश करूं तो n डॉट पुश की अपनी स्पेस है, नम की अपनी स्पेस है, तो मैं n डॉट पुश कर रहा हूं तो वो वैल्यू नम्स की स्पेस में क्यों डिस्टर्ब, उसको जाके क्यों डिस्टर्ब कर रही है, या मैं वैल्यू नम्स में पुश कर रहा हूं तो वो n में क्यों पुश हो रही है। सर नम्स को इसमें असाइन जो किया है, असाइन बिल्कुल किया है, लेकिन जब आप एक दफा एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो वो उसकी अपनी मेमोरी स्पेस में जाके स्टोर हो जाती है ना। यस सर। अब जब आप उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो एक्चुअल सारा कुछ वहां से कट तो नहीं हो जाता, वहां से कॉपी होता है कि वो वैल्यू वहीं पड़ी रहती है, उसकी एक कॉपी दूसरे वेरिएबल में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब yes, n में पड़ी हुई है कॉपी, मैं चेंज कर रहा हूँ कॉपी को, ओरिजिनल क्यों चेंज हो रही है? यस सर पॉइंट। दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक यू क्लियर। इसी तरह n में यानी मैं नम में करूंगा चेंज तो नम में ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो मैं ओरिजिनल में चेंज कर रहा हूँ तो कॉपी भी चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। मैं कॉपी चेंज कर रहा हूँ तो ओरिजिनल भी चेंज हो रही है। तो जुबैर आपको भी क्लियर होगी ये पॉइंट, प्रॉब्लम क्लियर हो गई? यस सर। अब इस ये हो क्यों रहा है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज करना, तब्दील कर देना। तो इसका मतलब ये है कि मैं n को चेंज कर रहा हूं तो नम म्यूटेट हो रहा है, नम्स को चेंज कर रहा हूं तो n म्यूटेट हो रहा है। तो मुझे अच्छा ये एक इंटेंशनल बिहेवियर भी है और इसकी रीजन पहले सुन लें फिर मैं हल बताता हूं। रीजन ये है कि अभी मैंने आपको कहा था कि अरे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक? प्रोग्रामिंग में मेमोरी में वैल्यूज दो तरह से स्टोर होती हैं, एक को हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड और दूसरे को हम कहते हैं रेफरेंस बेस्ड। वैल्यू बेस्ड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो फिजिकली खुद वैल्यू जहां यहां आके स्टोर हो जाती है। वैल्यू का मतलब 40, ठीक? और रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसमें फिजिकली वैल्यू स्टोर नहीं होते, वैल्यू कहीं जाके हीप पे स्टोर होती है और जिस हीप के एरिया पे वो वैल्यू स्टोर होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में 0 समथिंग XFF लाइक, ये एड्रेस जाके यहाँ स्टोर होता है। तो यूं समझे कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बिहाइंड द सीन मेमोरी में उस अरे का रेफरेंस स्टोर होता है, फिजिकल वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो फिजिकल वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? इन अदर एरिया ऑफ द मेमोरी व्हिच इज कॉल्ड हीप। ओके सर यासिर भाई से कहेंगे अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, पीछे से शोर आ रहा है। जुबैर आप जरा काइंडली एक सॉरी मैं करता हूं, हाँ हमारी क्लासेस चल रही है सर। ठीक जी जी जब क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लें फिर म्यूट कर दें। एनीवेज अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब हम नॉर्मल वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करते हैं ना तो इंटीजर के केस में डायरेक्ट फिजिकल वैल्यू स्टोर हो जाती है स्टैक के ऊपर। ये स्टैक है, ये हीप है, ये दोनों मेमोरी के एरियाज हैं और दोनों में डाटा स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। ये हीप है और ये स्टैक है। ये हीप और स्टैक कोई मुझसे पूछे क्या है तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स है बेटा। एनीवेज तो याद रखिएगा जब भी हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वैल्यू खुद फिजिकली स्टैक पे स्टोर होती है। जब भी हम अरे और ऑब्जेक्ट और फंक्शन किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उस केस में स्टैक पे रेफरेंस यानी एड्रेस स्टोर होता है, वैल्यू फिजिकली जाके हीप पे स्टोर होती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? अब यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब मैंने नम में ये पूरी अरे सेव की है ये वाली, तो ये पूरी अरे फिजिकली जाके नम में स्टोर नहीं हुई बल्कि इसका एड्रेस यहाँ सेव हुआ है और एड्रेस ये 0 यानी ये 0xFC या P। और जब मैंने नम्स को n में असाइन किया है तो नम्स में से n में वैल्यूज कॉपी नहीं हुई बल्कि इसका रेफरेंस कॉपी हुआ है। आई रिपीट, वैल्यूज कॉपी नहीं हुई बल्कि इसका रेफरेंस कॉपी हुआ है। रेफरेंस क्या होता है? एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अब जब ये लाइन चलेगी तो नम्स में क्या पड़ा हुआ है? इस पूरी अरे का रेफरेंस। n में क्या गया है? वही रेफरेंस। तो इसका मतलब यह है कि n और nums both are, though they are different memory locations but they are referring to the same reference। और इस रेफरेंस पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? बात समझ आई नहीं आई? अब दिस इज द रीजन कि चूंकि मैं n में चेंज कर रहा हूं तो n में क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस पड़ा हुआ है। वो एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है? इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और नम्स में जब
चेंज कर रहा हूं तो नम्स बेसिकली, नम्स में तो रेफरेंस पड़ा हुआ है, किसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, इसी लोकेशन का पड़ा हुआ है, तो चाहे मैं नम में चेंज करूं या एन में चेंज करूं तो इन दोनों में क्या पड़ा हुआ है, सेम अरे का रेफरेंस, एंड बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन ऑन द हीप। राइट सर। अब इसकी वजह ये है, और यही वजह है कि जब मैं एन में चेंज करूं या नम्स में चेंज करूं, चूंकि बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम अरे, दैट्स व्हाई माय ओरिजिनल अरे इज गेटिंग म्यूटेटेड, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। राइट सर। अब हमने क्या करना है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये सारा काम मैंने, ये सारा आपकी बेस बनाई है स्प्रेड ऑपरेटर समझाने के लिए। तो हमने इस म्यूटेबिलिटी को बचाना है, हमने अपने डेटा आइटम को इम्यूटेबल बनाना है। इम्यूटेबल कैसे बनाना है, कैसे होगा कि ताकि जब मैं एन में कोई चीज पुश करूं तो वो नम्स को डिस्टर्ब ना करे, और जब नम्स में कोई चीज पुश करूं तो वो एन को डिस्टर्ब ना करे। ये कैसे मुमकिन है, दैट इज यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बजाय, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर नम्स को एन में असाइन करता हूं तो वैल्यूज कॉपी नहीं होती, रेफरेंस कॉपी होता है। तो मैं अगर ये चाहता हूं कि रेफरेंस कॉपी ना हो बल्कि वैल्यूज कॉपी हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये अरे है ना नम्स, इस अरे नोटेशन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, साथ में मैं 3 डॉट्स लगा दूंगा, 1 2 3, दैट्स इट। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स विदाउट इट और नॉट। अब मैंने आपको कहा था कि रेस्ट ऑपरेटर 3 डॉट से डिनोट होता है, तो अब ये स्प्रेड ऑपरेटर है, ये भी 3 डॉट से डिनोट होता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जरा इस बात को गौर से सुनिएगा, ये लाइन या ये वाला जो मैंने अभी नोटेशन दी है ना आपको, ये क्या करेगी, ये इस अरे को रेफर कर रही है, और 3 डॉट्स क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी अरे को स्प्रेड कर देते हैं, यानी अनपैक कर देते हैं। अनपैक का मतलब क्या, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को निकाल के बाहर रख देते हैं, यानी आफ्टर दिस, या यूं समझे कि इस ओरिजिनल अरे की कॉपी क्रिएट कर देते हैं। अब इस एन में रेफरेंस नहीं स्टोर होगा बल्कि इस ओरिजिनल अरे की वैल्यूज की कॉपी स्टोर होगी। दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर इज। राइट सर। अब देखिएगा, अगर मैं एन में पुश करता हूं तो नम्स डिस्टर्ब नहीं होगा, और नम्स में पुश करता हूं तो एन डिस्टर्ब नहीं होगा। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस सर। तो अब मैं एन में पुश करता हूं 34 और नम्स को प्रिंट करता हूं, वही पहले वाला सिनेरियो। तो नम्स में क्या आना चाहिए, ओरिजिनल चीज, म्यूटेट नहीं होना चाहिए इसको, yes, क्योंकि sir. मैंने इसको स्प्रेड करके उसकी कॉपी बना के स्टोर किया। सो लेट मी गो अहेड एंड डू दिस। व्हाट इज डूइंग 89 से 43 तक 400 कहां से आया, गालिबन ये को पुरानी वैल्यू पिक कर रहा है। लेट मी स्टार्ट इट। ओके, मैंने ये सेव नहीं किया, बस सॉरी, ये डॉट जब आए यहाँ पे टॉप पे तो इसका मतलब ये सेव नहीं है, ठीक है। Okay. So let me do that. Node app.js. So can you see this? We have got the value 89 से लेके 43 तक, और क्योंकि मैंने नम्स को डिस्प्ले किया है तो इसने उस ओरिजिनल n को म्यूटेट नहीं किया। और अब अगर मैं यहाँ नम्स की जगह n करूंगा तो n में क्या आएगा, वो नई वैल्यू भी आएगी। Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में फर्क देख रहे हैं? लेट मी, अगर मैं इसे बड़ा कर लूं किसी तरह, ये नम्स है और ये n है। मैंने n में पुश किया तो उसने नम्स को डिस्टर्ब नहीं किया। इसी तरह मैं नम्स को पुश करूंगा या नम्स में नई वैल्यू पुश करूंगा। लेट मी डू इट नाउ। नम्स में नई वैल्यू पुश की और इसको मैंने कर दिया जी 500, और n को मैं डिस्प्ले करा रहा हूं। गॉट इट? तो नम्स में 500 पुश किया तो n डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, n में ओरिजिनल चीज ही आनी चाहिए। देख रहे हैं? 500 नहीं आया, 89 से 43 तक। लेकिन अब अगर मैं नम्स को कंसोल कराऊंगा तो इसमें 500 भी आएगा, वजह क्योंकि मैंने उसमें पुश किया। यहाँ आपको एक तीर से दो शिकार हो गए, दो चीजें आपको क्लियर हुई हैं। एक, ये 500 आ गया भी। एक ये कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, और दूसरा स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली कॉमनली मैं आपको ये बताऊं कि इक्वल टू के राइट साइड पे जब भी आप कुछ चीज लिखेंगे तो मतलब अक्सर
नॉट नेसेसरीली कि हर केस में वो स्प्रेड ऑपरेटर होगा, यानी इक्वल टू के राइट साइड पे ये 3 डॉट्स कहीं भी यूज हुए होंगे तो वो क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर होगा, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कहीं यूज हुआ हो देखें तो वो क्या होगा, रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट। तो दोनों स्प्रेड, ये वैसे देसी निशानी बताई है, मतलब सम टाइम ये झूठी भी हो सकती है पर मेजॉरिटी केस में मतलब एज अ फर्स्ट ग्लांस आप देखना चाहें तो रेस्ट ऑपरेटर नॉर्मली इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और स्प्रेड ऑपरेटर नॉर्मली इक्वल टू के राइट साइड पे। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूं और मैं एक और मिसाल देता हूं आपको पहचान करने की कि यानी नॉर्मली और कहां इस्तेमाल हो सकते हैं रेस्ट और स्प्रेड। मैंने नॉर्मली एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को नाम दिया टेस्ट, या उस फंक्शन को नाम दे दिया लेट्स सपोज ऐड, और मैंने इसमें कंसोल डॉट लॉग, और अगर लॉग करूंगा बाद में दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी एक अरे, आई मीन एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ लेट मार्क्स इक्वल्स टू 12, 34, 54 दिस। बस फॉर एग्जांपल ये 4 स्टूडेंट के मार्क्स की अरे है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस अरे को फंक्शन में पास करूं और ये फंक्शन पूरे अरे के एलिमेंट्स को ऐड करके रिटर्न करे, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन ऐड दिस फंक्शन, आई कैन कॉल दिस फंक्शन एंड आई कैन, आपको पता है कि हम किसी भी फंक्शन में पूरी की पूरी अरे भी पास कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो वो अब देख लें कि हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आके इसको यूं करें कि मुझे यहाँ सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको आई मीन इसी तरह EL1 कर सकता हूँ, देन EL2 कर सकता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ऐड कराना है तो देन मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, या सिंपली मुझे सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली चाहिए तो मैं यहाँ पे ये करके दिस और ARG आर्क्स ये भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये मार्क्स पैक होके यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ये डी स्ट्रक्चर होके सारे के सारे एलिमेंट्स स्प्रेड होके मिलेंगे। कैसे स्प्रेड होके मिलेंगे, ये लाइन लिखने का मतलब पता है क्या है कि आपने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को इस तरह रिसीव कर लिया, EL1, EL2, EL3 वगैरह वगैरह। तो ये अभी तो शायद आप इसको ना यूज करें, लेकिन इस तरह की शक्ल आप देखेंगे कई जगहों पे कि फंक्शन में स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर रिसीव हो रहे होते हैं या पास हो रहे होते हैं। सिमिलरली एक और केस बड़ा कॉमन है जो आप देखेंगे वो ये कि आपने यहाँ पे अरे के बजाय ऑब्जेक्ट भेज दिया, मिसाल के तौर पे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं यूज करूंगा तब आपको इसकी शक्ल अनहोनी ना लगे, बाकी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के भी। मैंने यहाँ पे दिया जी नेम, दैट इज गोइंग टू बी दिस, और मैंने यहाँ पे दिया जी एज, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे दिया जी क्वालिफिकेशन, दैट इज गोइंग टू बी MCS। अब मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये इसमें पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ जी डिस्प्ले पर्सन, सॉरी इसको नहीं कहता, इसको कहता हूँ। सो मैंने डिस्प्ले पर्सन और पर्सन का ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया। अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले पर्सन और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट। जैसे नेम है, जैसे एज है, जैसे क्वालिफिकेशन है। अगर मैं ये काम ना करता तो दूसरा तरीका क्या, ये समझ आ गई है? यस सर। यहाँ पे आप इसको नेम कर सकते हैं, एज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट तरीका है ES6 का। अगर ये काम ना करता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव करता और फिर यहाँ आके क्या करता, p.name, p.age, p.call, क्योंकि यहाँ से पर्सन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट p में रिसीव हो रहा है और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, नेम, एज और कॉल। तो आप यहाँ इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन आप रेस्ट और स्प्रेड का स्ट्रक्चर जो है ये यूज होता देखेंगे फंक्शंस में, अरेज के केस में और वगैरह वगैरह। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को बार बार रेफर करेंगे। राइट।
और स्प्रेड और रेस्ट को भी। तो ये ES6 के जो फीचर्स हमने पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से हैं? पहला फीचर हमने पढ़ा है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरा फीचर हमने क्या पढ़ा है जी? एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ES6 क्या है। और तीसरा फीचर हमने क्या पढ़ा है जी? रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। और कोई याद है क्या पढ़ा है हमने? यूज स्टेट नहीं, यूज स्टेट रिएक्ट का फीचर है, ES6 का नहीं। ठीक 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 ठीक, चले। और जब याद आया तो हम नोट कर लेंगे। अब बिफोर मूविंग अहेड दो चीजें और, हम ES6 की पढ़ते हैं फिर हम रिएक्ट में मूव करेंगे। मैं तो ये कह रहा था कि हम ये स्प्रेड रेस्ट पढ़ के रिएक्ट में मूव करेंगे, लेकिन एक टॉपिक पढ़ाने के बाद दूसरा याद आ जाता है। चलिए अच्छा है, कुछ पढ़ ही रहे। यस सर। एक चीज हम अरे में ना कुछ कॉमन मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक बता दिया पुश, अब मैं बताने लगा हूँ मैप, फिल्टर और अरे। ये तीन बहुत कॉमन फंक्शंस हैं जो हम अरे पे ट्रैवर्सल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल एक्चुअल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी, मेरे पास फिर एक अरे है और ये अरे है जी दोबारा मार्क्स के नाम से, और मैंने इसमें कुछ डेटा आइटम्स जो है वो सेव कर दी हैं। लेट्स सपोज दिस। ऑब्वियसली पहला इंडेक्स अरे का 0 होता है, 0 1 2 3 4, टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अरे के इन तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करूं, तो ट्रेडिशनली इससे पहले आप सारे लोग जब से आपने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू की है, बचपन से हम ये लूप देखते आए हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, एंड देन मैं इसको कंसोल करूं डॉट लॉग, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मार्क्स विच इज नेम ऑफ एन अरे फॉलोड बाय इंडेक्स ऑफ एन अरे। सो ये लूप तो मेरे ख्याल में आपको अब इतनी रट चुकी होगी, क्योंकि पूरे CS में पहले सेमेस्टर से लेके 8वें तक इसी लूप से पाला पड़ता रहा आपने। एनीवेज, तो दैट्स नॉट वेरी स्पेशल थिंग है, लेकिन सिर्फ इसमें एक बात आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लूप के तमाम एलिमेंट्स को आइट्रेट करके बारी बारी डिस्प्ले करा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हम इस आइट्रेशन में लूप के हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि लूप का हर एलिमेंट या हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 जो है वो 12 का मल्टीपल बन जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी क्या ये क्या कर रहा है, अरे का हर एलिमेंट उठा के उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। सो हम इस तरह से अरे के एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस या बहुत सारी मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा सिंटैक्स, और आई मीन लंबा तो खैर नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है सिंटैक्स इस तरह की लूप का। तो ES6 ने हमें एक नया फीचर दिया है या नया फंक्शन दिया है, विच इज मैप, फिल्टर एंड फाइंड। ये तीन चीजें हम इसी अरे में पढ़ेंगे। लेट्स सी, अब मेरे पास बजाय फॉर लूप लगाने के एक और तरीका है कि मैं अरे का नाम लिखता हूं मार्क्स डॉट मैप। आपको मैंने बताया कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? नो सर। नो सर। ओके, जरा पहले इससे मैंने अभी एक फंक्शन लिख के बताया, पहले भी बताता रहा हूं। नॉर्मली हमारे पास फंक्शन है जी टेस्ट दिस दिस। जब हम इसे कॉल करते हैं तो हम कहते हैं जी टेस्ट दिस, और अगर कोई वैल्यू पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट, तो वैल्यू यहाँ रिसीव होती है और फिर उसके अंदर वो वैल्यू आके हम प्रिंट कर दें, कैलकुलेशन कर लें, जो मर्जी उसके साथ कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर या एक नंबर एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ एक फंक्शन में। ठीक है, नंबर इज 12। सो नाउ हम ये कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, फंक्शन दैट इज गोइंग टू बी लाइक ABC और दिस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेस्ट खुद एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। क्यों पास कर रहा हूँ, कौन सा सिनेरियो है, क्या जरूरत है, इसका जवाब अभी नहीं दे पा रहा,
क्योंकि जाहिर है जब कोई सिनेरियो आएगा तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कॉल बैक फंक्शन किसको बोलते हैं। जब आप एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है जी। राइट। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन को नॉर्मली हम नेम नहीं देते, वो फंक्शन नेमलेस होता है, तो हम इसको ये भी हटा दें तो ये भी कॉल बैक फंक्शन है। और फिर इससे भी शॉर्टर सिंटैक्स ES6 ने ये कहा है कि आप कॉल बैक फंक्शन में फंक्शन का कीवर्ड भी ना दें, आप इसे एरो फंक्शन बना दें। तो एरो फंक्शन यूं होता है, आपको पता है। राइट सर। नाउ दिस इज व्हाट मैं क्या कह रहा हूं कि मैं टेस्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूं और ये कॉल बैक फंक्शन है पूरा। और कॉल बैक नॉर्मली हम किसको कह रहे होते हैं, जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास होता है। ओके। ठीक, फिर कॉल बैक इसे क्यों कहते हैं? अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं आपको। लेट्स सपोज हमारे पास HTML में एक बटन है और मैंने उस बटन को var btn equals to document dot get element by id, और इस id को लेट्स सपोज बटन की id btn है, और मैं करता हूं जी कि btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसको मैं क्लिक के साथ अटैच कर देता हूं कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चलाए। ये रियल सिनेरियो है जी कॉल बैक फंक्शन का। मुझे कॉल बैक क्यों कहते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसके बीच में से ये काट दूं, एड इवेंट लिसनर ये फंक्शन कॉल है ना, बिल्ट इन फंक्शन को। फंक्शन कॉल की क्या डेफिनेशन है? फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और इनसाइड पैरेंथेसिस हम पैरामीटर पास करते हैं। तो ये मेरी एक फंक्शन कॉल है एड इवेंट लिसनर, और इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। नॉर्मली इसमें दूसरा पैरामीटर पास होता है फंक्शन। मैंने अभी आपको कहा है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल बैक फंक्शन। और इसे कॉल बैक फंक्शन इसलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन की एग्जीक्यूशन फौरन ना करवाना चाहें, बल्कि उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन किसी और इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट बना दें, तो ये यूज है बेसिकली कॉल बैक फंक्शन का। कॉल बैक का मतलब ये कॉल मी बैक व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस। आई रिपीट, यहां समथिंग एल्स क्या हैपन हो रहा है कि ये फंक्शन तभी चलेगा जब बटन पे क्लिक होगा, इस बटन पे जिसके साथ मैंने इवेंट लिसनर को एसोसिएट किया है। तो कॉल बैक doesn't execute immediately, rather it depends its execution on happening of something else। बात क्लियर हुई है? यस सर। तो कॉल बैक यानी ये सवाल हो सकता था कि हमें एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसका जवाब ये है कि when we don't want to execute the function immediately but we want to make it dependent on something else, that's why we use callback function। anyways, बहरहाल, तो कॉल बैक फंक्शन नॉर्मली हम एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, नेमलेस फंक्शन देते हैं एज अ कॉल बैक। ठीक है, ओके सर। ये फंक्शन एज इट इज किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है और उस वेरिएबल में आगे जाके उस फंक्शन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ ना टेस्ट के अंदर जो कॉल बैक है, तो जब टेस्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट रिसीव होगा इस वेरिएबल में, और हम इस वेरिएबल को यूं करके यूं एज अ फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक होगी बात? लेकिन अभी बताना बात ये मकसूद नहीं था, खैर इसका सिंटैक्स समझाना मकसूद था। लेकिन जब हम मार्क्स की अरे में मैप लगाएं तो याद रखिएगा मैप इज एन ES6 फंक्शन और इट ऑलवेज टेक्स कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। कैन यू सी दिस हिंट? यस सर। तो इसलिए मैंने पहले आपको कॉल बैक फंक्शन समझाना मुनासिब समझा कि मैप ऑलवेज टेक्स कॉल बैक फंक्शन एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट। तो हम एक ही आर्गुमेंट यूज करेंगे, तो इसमें कॉल बैक फंक्शन कैसे होगा? ये 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 ये। तो अभी मैंने आपको नीचे टेस्ट फंक्शन में मिसाल दी कि दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन करता क्या है? मैप फंक्शन अरे के हर एलिमेंट को आइटरेट करता है जस्ट लाइक अ लूप। यानी मैप फंक्शन
मार्क्स की अरे में जाएगा और पहला एलिमेंट उठाएगा 12 और उसको कॉल बैक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल कर देगा। मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख देता हूँ वैल। तो मैप का फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इट विल गो टू द मार्क्स अरे, इसका पहला और उसको कॉल बैक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल कर देगा। देन ऑब्वियसली इसके बाद ये पूरा फंक्शन चलेगा। दोबारा मैप के फंक्शन पे यानी एक एग्जीक्यूशन या एक आइटरेशन मुकम्मल करने के बाद दोबारा मैप का फंक्शन मार्क्स के सेकंड एलिमेंट को पिक करेगा, उसको वैल में अवेलेबल कर देगा। थर्ड टाइम थर्ड एलिमेंट पिक करेगा, उसको वैल में अवेलेबल कर देगा। फोर्थ टाइम फोर्थ एलिमेंट पिक करेगा, उसको वैल में अवेलेबल कर देगा। और फिफ्थ टाइम लास्ट एलिमेंट को पिक करेगा और उसको वैल में अवेलेबल कर देगा। यानी व्हाट डज मैप फंक्शन डू? पहली कंडीशन, मैप फंक्शन शुड या वुड ओनली वर्क विद अरेज and it would iterate an array, yani it would keep on traversing the elements of an array until, or in fact unless we reach the end of the array. ये पॉइंट भी क्लियर है? यस सर। तो अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ, सपोज सबसे पहले सिंपल यूज केस ये है कि मैं कंसोल लॉग करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि मुझे वैल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैप हर दफा मार्क्स में जाएगा, हर एक एंट्री उठाएगा और उसको डिस्प्ले करेगा। तो पहली दफा 12 डिस्प्ले करेगा, दूसरी दफा 32 डिस्प्ले करेगा, दूसरी दफा 34, तीसरी दफा 32, 45 और 65। सो इफ आई नाउ कम बैक, तो मेरे पास वो जो फॉर लूप वाला केस था तकरीबन एग्जैक्टली उसी किस्म का सिनेरियो या मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, राइट सर। अब मैं इसी तरह इस पे भी उसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे 12 करता हूँ या व्हाटसोएवर करता हूँ, तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा। अब मुझसे पूछेंगे जी कि फर्क क्या हुआ, तो फर्क डेफिनेटली अभी बताने लगा हूं थोड़ी देर में। 12 करूं या 2 करूं व्हाटसोएवर, तो ये बेसिकली आपका मैप का फंक्शन है जो कि अरे को आइटरेट करवाता है। अब मैप, फिल्टर, फाइंड तीनों को इकट्ठा समझाने का मकसद ये है कि तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो आपको ये कॉल बैक की लॉजिक पता लगी ना? अच्छा, ES6 ये कहता है कि अगर आपकी फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, अभी में देखें इस कॉल बैक फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट है ना? यस सर। तो वो कहता है जी कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ये करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। ES6 ने बहुत शॉर्ट सिंटैक्स कर दिया, कहता है वो बगैर करली ब्रैकेट्स के बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है। यानी अगर आप, और फिर ये कहता है कि अगर कॉल बैक फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है तो फिर इन ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं है। मजीद शॉर्ट हो गया सिंटैक्स। क्लियर? राइट सर। तो अब ये जो है ये पूरा का पूरा कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हो तो फिर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, कॉमा सेपरेशन के साथ देनी होगी आपको वैल्यू इसलिए। और अगर यहाँ एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगे तो फिर करली ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। लेकिन अगर ओनली सिंगल स्टेटमेंट है तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली प्लेस दोस टू पैरेंथेसिस। हमने इसको कट शॉर्ट कर लिया। एनीवेज, सो दिस वाज द मैप फंक्शन। मैं इसको कमेंट कर दूं और अब आ रहा हूँ फिल्टर पे। इस तरह अरे का फंक्शन है ना मैप, इसी तरह अरे का एक और फंक्शन है फिल्टर का। What does it do? कि फिल्टर ये कहता है, फिल्टर भी वही करता है, एक कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है और इसके लिए भी बाकी सारी कंडीशंस वही है जो मैंने ऊपर बता दी है। सिर्फ फर्क ये है कि फिल्टर का मतलब वैसे क्या है कि अगर हमने कोई सेट ऑफ वैल्यूज में से किसी खास कंडीशन की बेस पे स्पेसिफिक वैल्यूज को फिल्टर करना है तो फिल्टर में सिर्फ ये फर्क है। अच्छा एक बात और सुन ले जरा, सॉरी मैं जरा थोड़ा सा बलखड़ भी हूं ना। अभी मैं कर रहा हूं कंसोल लॉग, ठीक? मैं ये कंसोल लॉग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये लिख दूं, अगर सिर्फ ये लिख दूं, मैप हर दफा मार्क्स की हर एंट्री को आइटरेट करेगा, इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। और ये कॉल बैक फंक्शन, अब अगर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट यहाँ रिटर्न होना चाहिए क्योंकि फंक्शन शुड रिटर्न समथिंग। अगर फंक्शन को वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा, फंक्शन को वैल्यू सॉरी फायर एरो फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे भी हो सकता है कंप्लीट। कट हो रही है आपकी आवाज, दोबारा बोलेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि फैट एरो फंक्शन जो इसमें यूज हुआ है इसका सिंटैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वो राउंड ब्रेसेस के बिना भी। राउंड यानी ये बात कर रहे हैं ये? हाँ यस सर, इससे आगे जो है नहीं, एक तो ये वेल, राउंड ब्रैकेट, वेल के आगे सर जो
ये कोई बताने लगा ना। अगर तो ये सिंगल स्टेटमेंट होती है, यानी लेट्स सपोज एक ही स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कंसोल डॉट लिखी थी या यहाँ रिटर्न लिखता, यानी फंक्शन अगर कंसोल लॉग या डिस्प्ले ना करे तो रिटर्न करता है ना वैल्यू। यस अगर तो ये एक ही स्टेटमेंट है कॉल बैक फंक्शन की बॉडी में, तो फिर आपको करली ब्रैकेट्स ये वाली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप लिखेंगे, ठीक है। राइट सर। अब मैं ये काम कर रहा हूं कि इस एरो फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है कि ये एक वैल को रिटर्न कर रहा है, यानी जो भी इसको आर्गुमेंट मिल रहा है उसी को वापस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब एक ही स्टेटमेंट हो तो उसको रिटर्न की भी जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न समझा जाता है। अब ये समझा जा रहा है कि ये मैप का फंक्शन एक वैल को एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे थ्रो कर रहा है और ये इसी वैल्यू को ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न करके जाएगा कहाँ, इसको आप यूं कर सकते हैं, लेट m इक्वल्स टू दिस। ये हर दफा मैप मार्क का एक एलिमेंट उठाएगा, उसको वैल में अवेलेबल करेगा, इसका मतलब यहां से ये रिटर्न कर देगा और ये रिटर्न करके m में स्टोर कर देगा, तो m एक न्यू अरे बनती जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू अरे। गॉट इट? सर यस सर। Yes. यानी मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू अरे। अब मैं आता हूं वापस, और न्यू अरे कैसे आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आप इसको कंसोल करूं ना, कंसोल डॉट लॉग एम, तो एम में क्या आएगा, सारी की सारी ओरिजिनल अरे, या आप ओरिजिनल अरे के बजाय यहाँ पे कर लें जी, आप लेट सपोज 2 कर दें, तो ये एक नई अरे रिटर्न करेगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें आ रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, यू सी दिस, 12 को Yes, sir. 24 बना दिया, 34 को 68 बना दिया, 32 को। तो मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द न्यू अरे। सर मुझे अब आते हैं हम, एक क्वेश्चन है सर, इसमें मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही जी जी कि सर ये जो डॉट मैप है, इसके आगे जो राउंड ब्रेसेस लगी हैं वो तो मैप फंक्शन की हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है इसके अंदर जो वैल लगा हुआ है वैल्यू, उसके जी, आगे जो इज इक्वल टू और एरो फंक्शन लगा है, वो फैट एरो फंक्शन है। ये पूरा का पूरा फैट एरो फंक्शन। तो सर इसमें मतलब वैसे अगर हमने ऊपर बनाया था फैट एरो फंक्शन, तो इज इक्वल टू से पहले हम राउंड ब्रेसेस लगा रहे थे, यहाँ पे राउंड मैं ब्रेसेस लगा रहे मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, मैंने क्लियर किया, शायद आपने सुनने में थोड़ा सा देर कर दी है। हैं। ओके सर। फैट एरो फंक्शन ये है, इज इट? यस सर। और अगर इसमें कोई आर्गुमेंट होगा तो ये होगा वैल, और यहां से रिटर्न होगा वैल, ये पूरा फंक्शन है। ओके सर। ठीक, अब मैं यही बार बार बता रहा हूं कि ES6 ने सिंटैक्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। ES6 कहता है कि अगर आपके पास ये आर्गुमेंट है ही एक, हम्म। तो आपको राउंड ब्रैकेट के बगैर भी ये काम करेगा, ओके अगर सर। एक है तो। अगली बात, फिर ES6 कहता है कि अगर इस फंक्शन की बॉडी में स्टेटमेंट एक ही है, यानी राइट अगर सर। 8-10 स्टेटमेंट्स हैं तो ये करली ब्रैकेट, अगर स्टेटमेंट एक ही है तो आपको करली ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट कर रहा है ना भाई, आपकी आसानी। राइट सर। ठीक, अब ये आ गया, अब ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिटली रिटर्न कर देगा खुद ब खुद। ओके सर, क्लियर है। नहीं समझ आई? क्लियर है सर। यानी ये सारी चीज है बिल्कुल वही, लेकिन चूंकि एक ES6 ने हमें फिजिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या ईज दी है, तो हम क्यों इतना लंबा काम करें, लाइन ऑफ कोड से बढ़ते हैं ना। इसका यस सर। आपको अभी फील नहीं हो रहा, आप सपोज करें कि आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर लिखा है कॉम्प्लेक्स, जिसमें 10 लाख लाइंस ऑफ कोड है और उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं, तो आपको पता है ये छोटी छोटी ये बचत करके आप कितनी मेमोरी स्पेस बचा सकते हैं। 10 लाख लाइनें आपकी कम होंगी, गालिबन को 4 लाख या 3 लाख बच जाएंगी, काम वही हो रहा होगा जो 10 लाख कर रही हैं। राइट सर। ठीक है, तो ये ES6 ही कहता है यार कि अगर लेट्स सपोज देखें, अगर यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट एक से ज्यादा होते तो फिर आपको करली ब्रैकेट लाजमी देना पड़ती, राउंड ब्रैकेट्स लाजमी देना पड़ती, ओके लेकिन जब सर। एक ही है तो डोंट डू दिस, रादर डू दिस, और फिर स्टेटमेंट एक ही है तो डोंट यूज द करली ब्रैकेट्स, डू दिस। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न होती है, डोंट नीड टू राइट द रिटर्न एक्सप्लिसिटली। ये वैल एरो फंक्शन वैल ये बन गया। ओके सर। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जुबैर, आपको भी क्लियर है?
यस सर, क्लियर है सर। चले, अब मैं मैप के बजाय मैप के बाद सेकंड को करता हूं, दैट इज फिल्टर। तो फिल्टर भी तकरीबन बहुत सारा कुछ हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये भी जान लें कि जैसे मैप फंक्शन रिटर्न्स द न्यू अरे, तो फिल्टर फंक्शन भी ऑलवेज रिटर्न्स द न्यू अरे। और इसको मैं कह दूं, चूंकि एम नाम ऊपर यूज हो चुका है तो मैं इसे फिल्टर्ड अरे कह दूं, फिल्टर्ड अरे। और इसको मैं क्या लगाता हूं, मार्क्स डॉट फिल्टर। क्लियर? अब फिल्टर का क्या यस काम है? बिल फर्ज मेरे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस पूरी अरे में से सिर्फ वो मार्क्स मिलें जो 30 से अबव हों, या यूं समझे कि 35 से अबव हो। ठीक है, यानी मैप क्या करता है? मैप हमेशा हर एलिमेंट पे आइटरेट करता है और सारे एलिमेंट बारी बारी रिटर्न करता है। अब मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे कंडीशन चाहिए कि मुझे वो तमाम एलिमेंट्स चाहिए जो उस अरे में 35 से बढ़ के हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह फिल्टर मार्क्स पे आइटरेट करेगा, हर दफा एक एक नंबर पिक करेगा और इस वैल में अवेलेबल करेगा। और मैं यहाँ पे लगा देता हूं कि अगर वैल इज ग्रेटर देन 35, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी। और आपको पता है कि मैंने कहा है कि अगर एक ही लाइन हो तो रिटर्न डिफॉल्ट होता है, तो मैं इसलिए रिटर्न लिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, यानी फिल्टर क्या कह रहा है कि फिल्टर हर दफा मार्क्स का एक एलिमेंट उठाएगा, उसको वैल में अवेलेबल कर देगा, वो चेक होगा कि वैल इज ग्रेटर देन 35। अगर वैल वाकई ग्रेटर देन 35 यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू नहीं होगी तो इग्नोर करेगा। अब पहला एलिमेंट देखें 12 है, वैल में क्या आ गया 12, 12 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दोबारा 34 पिक करेगा, इस वैल में 34 अवेलेबल कर देगा, 34 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगली पे आए, 32 पिक करेगा, वैल में 32 देगा, 32 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगली वैल्यू पे आ जाए, 45 इधर आएगी, 45 इज ग्रेटर देन 35 रिटर्न करेगा, तो 45 आके इधर स्टोर हो जाएगा। अगली वैल्यू पे आएगा 65 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन ट्रू, तो ये रिटर्न करके इसमें। तो हमारे पास फिल्टर्ड अरे में क्या आना चाहिए, सिर्फ आखिरी दो नंबर जिसके लिए ये गिवन कंडीशन ट्रू है। राइट सर। Make sense? Let me in fact go and console this to check if we are doing, I mean not group, like it's going to be the log. So if I now go ahead, तो मुझे क्या मिला 45 और 65। राइट और मैंने क्या बोला था कि फिल्टर ऑलवेज रिटर्न्स एन अरे। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स इज एन इंडिकेशन ऑफ एन अरे। यस सर। ओके, लास्ट थिंग, मैं एक और बात, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता, आपको पता है ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है? यस, ट्रिपल Yes, sir. इक्वल टू होता है कि उसकी वैल्यू और टाइप दोनों मैच करे। सॉरी, वैल्यू और टाइप। ठीक है, अब जरा मैं एक और सिनेरियो बताता हूँ फिल्टर का, फिर आगे चलते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक 35 की एंट्री है और फिर मेरे पास 35 की एंट्री है, फिर मेरे पास 67 है, 78 है, 90 है और फिर 35 की एंट्री है। तो 35 की कितनी एंट्रीज हैं? 1, 2 और 3। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे वो वैल्यू रिटर्न करो जो 35 के बराबर है। तो कितनी 35 के बराबर है? 3। तो तीनों मुझे एक अरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है, 35, 35 और 35, क्योंकि इसने इसको चेक किया 35 के बराबर नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये 35 के बराबर था, इसने एक रिटर्न कर दिया इधर, ये भी नहीं था, ये था, दूसरा रिटर्न कर दिया और यहाँ पे आके तीसरा रिटर्न कर दिया। 3 30। क्लियर होगी बात? यस यस सर। सर। सर एक फिल्टर, क्वेश्चन है, जी जी बोले। ये 3 इक्वल लगाए हैं, ये मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, लेट्स सपोज ना मेरे पास एक assume, मेरे पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल्स टू 90। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है लेट b इक्वल्स टू 90। अब अगर मैं ये कहूं कहीं जरा, इफ a इक्वल b, एक इक्वल तो होता है असाइनमेंट के लिए, आपको पता है वेरिएबल असाइनमेंट के लिए। ठीक है, 2 इक्वल होता है कंपैरिजन के लिए। अब मुझे बताएं कि क्या ये मुझे कंडीशन ट्रू देगी फॉल्स देगी? फॉल्स देगी सर। क्यों? अच्छा ठीक है, ए में 90 और बी में भी 90 है। यस, मैं चेक करवा देता हूँ जरा, फॉल्स क्यों देगी।
मतलब हर बात का एक जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए ना, मुझे वो भी देना आप रीजन भी दे। क्यों बिलाल, आप क्या कहते हैं? सर इसकी वैल्यू मैच हो रही है, टाइप मैच नहीं हो रही है। तो मुझे इस केस में ट्रू देगी फॉल्स देगी, सिर्फ ये बताएं। सर फॉल्स देगी, और नहीं सर ट्रू देगी, ट्रू ट्रू, क्योंकि इसकी टाइप नहीं भी मैच होती तो ये ट्रू है। मैं जरा पूरा कोड लिख लूं ना, फिर मैं बताऊंगा। अब देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा? मैच्ड। और अगर ये कंडीशन Matched. ट्रू नहीं होगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा? नॉट मैच्ड। ठीक है, सो लेट्स Yes, सी। sir. मुझे क्या मिला? मैच्ड। तो मैच। आप तो कह रहे थे इक्वल नहीं है, तो ये तो उसने मैच कर दिए। सर वो मैंने पहले Yes. बताया था, बाद में मैं कह रहा था हाँ ट्रू है। ठीक है जुबैर, जब हम दो तो इक्वल सर ये इसमें लगाते हैं ना, स्ट्रिंग का नहीं मसला होगा, कोई भी स्ट्रिंग नहीं मैं वैल्यू भी? वो वही ट्रिपल मसला होता था, बोता। वही अच्छा. मसला क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ ना। डबल इक्वल स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं करता। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ये होता है कि आपने डेटा को तो कंपेयर करना है, साथ में डेटा टाइप को भी कंपेयर करना है, ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है. अगर मैंने डबल इक्वल दिया ना, तो उसने 90 और 90 दोनों को इक्वल रख के कंपेयर कर दिया, तो ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं था, ये सिर्फ डेटा चेक कर रहा है, उनकी टाइप्स नहीं चेक कर रहा। ठीक है सर. तो ट्रिपल इक्वल का मतलब ये होता है कि अब मुझे ये देगा फॉल्स या नॉट मैच्ड। वजह कि ट्रिपल इक्वल स्ट्रिक्ट मैचिंग करता है। वो कहता है कि ए और ठीक है. बी दोनों का डेटा भी सेम होना चाहिए और दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अब दोनों का डेटा तो सेम है 90 90, लेकिन टाइप इसकी नंबर है और इसकी स्ट्रिंग है। यस यस सर, ठीक है सर, ठीक है. ठीक है, दिस इज द समझ आ डिफरेंस गया. बिटवीन ठीक है सर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल इक्वल्स और नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ही करते हैं। एनीवेज, सो ये मैंने लिखा है जी वैल इक्वल इक्वल 35, तो तीन एंट्रीज दे दी। यही फर्क होगा जी आपका फाइंड का और फिल्टर का। लेट मी गो अहेड एंड लेट मी टॉक अबाउट द फाइंड नाउ। मैंने यहाँ पे इसको लिखा इक्वल और इसको फिल्टर्ड रिजल्ट कह रहे हैं, मार्क्स डॉट फाइंड। ठीक, अब ये भी वही काम करेगा, ये भी हर दफा अरे के हर एलिमेंट को आइटरेट करेगा, एक वैल्यू जो मतलब जो भी उसको वैल्यू बारी बारी मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, वैल में अवेलेबल करेगा और वैल इक्वल इक्वल्स टू 35, यही कंडीशन रखते हैं। तो ये क्या रिजल्ट देगा? फाइंड का फंक्शन ये करता है कि ये बेसिकली फिल्टरिंग ही करता है, लेकिन ये अरे रिटर्न नहीं करता। ये अरे रिटर्न नहीं करता। क्या रिटर्न करता है? इसको जहां फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट मिलता है ना, ये वहीं से रिटर्न कर जाता है, आगे जाता ही नहीं है। यानी इसने पहले वैल्यू को उठाया, 12 को कंपेयर किया, 12 इज इक्वल टू 35 फॉल्स, आगे चला गया, 34 इक्वल्स 35 फॉल्स, आगे चला गया, 32 इक्वल्स 35 फॉल्स। जब ये यहाँ पे पहुंचा 35 कंडीशन यहाँ पे मैच कर गई, इसने ये वैल्यू रिटर्न की और आगे कहीं कंपैरिजन ही नहीं किया। जहां इसकी फर्स्ट कंडीशन मैच हो जाती है, ये वहीं से रिटर्न हो जाता है फाइंड का फंक्शन। ठीक, यस सर. अब 35 35 35 तीन है, लेकिन मुझे ये तीन नहीं देगा, बल्कि मुझे क्या देगा? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इसने मुझे क्या दिया? फर्स्ट वाला. फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट। तो व्हाट यस. इज द डिफरेंस बिटवीन मैप, filter and find? Map iterates each element of an array and performs a desired operation on that. It returns a new array always. Second, filter iterates each element of an array and returns only those elements for which given condition is true. It always returns an array. Find iterates an element of an array one by one till the first matching result. Wherever or whenever it gets the first match, it returns and ignores the rest. Yes. And find returns the single value. That these are the differences between map, filter और find. And that's all for today. I hope कि आपको ES6 के जो syntax के बहुत important concepts हैं वो मैंने clear कर दिए। Rest operators, spread operators, mutability, immutability, map, filter, find, fat arrow functions, import, export और उन सब की possible examples. So the session is recorded, so you can always actually go back to refer the things that you have covered. If you have any question, you may ask. Otherwise, we can actually